नमस्कार। भारत में एक ही समय पर बहुत कुछ हो रहा है। तो चलिए आज कुछ बड़ी और दिलचस्प खबरों पर एक नज़र डालते हैं। चुनाव से लेकर पर्यावरण तक और समझने की कोशिश करते हैं कि देश आखिर किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो आज हम 5 अलग-अलग हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले लोकतंत्र और सब तक इसकी पहुंच। फिर देखेंगे पर्यावरण में क्या उतार चढ़ाव आए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई कुछ नई पहलें। फिर नजर डालेंगे किसानों और टेक्नोलॉजी को मिल रहे सपोर्ट पर। और आखिर में बात करेंगे भारत में रग्बी के बढ़ते रोमांच की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, लोकतंत्र। और देखिए, ये सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि पूरा सिस्टम हर किसी के लिए कितना आसान और सुलभ है। हाँ, तो सवाल ये है कि आखिर भारत के इलेक्शन सिस्टम में ऐसा क्या खास है कि पूरी दुनिया इसे समझने के लिए इतनी उत्सुक रहती है? तो इसका जवाब है 23। जी हाँ, पूरे 23 देश अपने डेलीगेशंस भारत भेज रहे हैं। ये सभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं। अब ये प्रोग्राम है क्या? देखिए, इसका मकसद बहुत सीधा सा है। दुनिया को ये दिखाना कि भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इतने बड़े पैमाने पर अपने चुनाव कैसे मैनेज करता है। ये डेलीगेट्स देखेंगे कि करोड़ों लोग कैसे वोट डालते हैं और कैसे ईवीएम, वीवीपीएटी जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाता है। ये वाकई भारत के लिए एक बड़ी बात है कि दुनिया अब इलेक्शन मैनेजमेंट सीखने भारत आ रही है। और जैसा मैंने कहा, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक ही नहीं है। इसका असली मतलब तो तब है जब हर नागरिक तक सरकारी सेवाएं आसानी से और बराबरी से पहुंचें। और इसी दिशा में एक कमाल की मिसाल कायम की है भोपाल के पासपोर्ट ऑफिस ने। ये देश का पहला ऐसा ऑफिस बन गया है जहां नेत्रहीन लोगों के लिए ब्रेल में बुकलेट्स हैं और जिन्हें सुनने या बोलने में दिक्कत है, उनके लिए साइन लैंग्वेज वीडियो वाले क्यूआर कोड्स की सुविधा दी गई है। ये समावेशन का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। चलिए अब बात करते हैं पर्यावरण की, और यहाँ कहानी थोड़ी मिली जुली है। कुछ अच्छी खबरें हैं तो एक जरा चौंकाने वाली भी। तो तस्वीर कुछ ऐसी है। एक तरफ तो आरोग्य वन जैसी शानदार पहल हो रही है और रिन्यूएबल एनर्जी में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गए हैं, पर दूसरी तरफ COP33 जैसे इतने बड़े क्लाइमेट समिट की मेजबानी से भारत ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। तो पहले अच्छी खबर की बात करते हैं। ये आरोग्य वन एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसमें हो ये रहा है कि NHAI यानी हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाईवे के किनारे नीम और आंवला जैसे औषधीय पेड़ लगा रही है। ये पहल 11 राज्यों में शुरू भी हो चुकी है और लक्ष्य 67,000 से ज्यादा पौधे लगाने का है। और ये वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है और अब हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। हाँ, चीन और अमेरिका अभी भी काफी आगे हैं, लेकिन भारत का 250 गीगावाट का आंकड़ा पार करना अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। लेकिन अब वो चौंकाने वाली खबर। एक बहुत ही सरप्राइजिंग मूव में भारत ने 2028 के COP33 क्लाइमेट समिट की मेजबानी की दावेदारी से अपना नाम वापस ले लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने इसका कोई ऑफिशियल कारण भी नहीं बताया है। तो ये एक बड़ा, लेकिन फिलहाल एक रहस्यमयी कदम है। चलिए अब पर्यावरण से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। यहां भी कुछ बहुत जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक टर्म को समझ लेते हैं। अधिसूचनीय रोग या नोटिफाइबल डिजीज। ये होता क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि कानून के तहत अगर किसी को ये बीमारी होती है तो हर अस्पताल को, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, उसकी जानकारी सरकार को देनी ही होती है। तो अब ये समझना क्यों जरूरी था? क्योंकि तेलंगाना ने कैंसर को एक नोटिफाइबल डिजीज घोषित कर दिया है और इसका असर बहुत बड़ा होगा। अब राज्य के पास कैंसर के हर मरीज का पक्का डेटा होगा और इस डेटा से सरकार ज्यादा अच्छी पॉलिसी बना सकेगी और मरीजों को सही इलाज सही जगह पर मिल पाएगा। हेल्थ की बात हो रही है तो एक और छोटा सा अपडेट है। अभी हाल ही में 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया गया। ये दिन इसके फाउंडर डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन को याद करने और इस वैकल्पिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। हेल्थ के बाद अब रुक करते हैं देश की इकोनॉमी के दो बहुत जरूरी पिलर्स की तरफ, खेती किसानी और टेक्नोलॉजी। यहाँ किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन के लिए यानी मॉनसून की फसलों के लिए 41,534 करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दी है।
सीधा सीधा मतलब ये है कि किसानों के लिए खाद अब और सस्ती होगी। और अगर इसे पिछले साल से कंपेयर करें तो ये सब्सिडी करीब 12% ज्यादा है। ये कदम ये दिखाता है कि दुनिया भर में कीमतें बढ़ने के बावजूद सरकार कोशिश कर रही है कि किसानों पर बोझ कम पड़े, जो जाहिर है देश की फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब खेती से टेक्नोलॉजी की दुनिया में आते हैं। भारत की सबसे बड़ी आईटी इंडस्ट्री बॉडी है नैस्कॉम। उसकी जो सोशल विंग है नैस्कॉम फाउंडेशन, उसे अब एक नया चेयरपर्सन मिला है। ये जिम्मेदारी दी गई है इंडस्ट्री के बहुत अनुभवी यूबी प्रवीण राव को। और अब आखिर में चलिए थोड़ी बात करते हैं खेल की दुनिया की। भारत में क्रिकेट के अलावा भी दूसरे खेल पॉपुलर हो रहे हैं और इन्हीं में से एक है रग्बी। भारत में जो लीग हो रही है वो रग्बी 7S फॉर्मेट में होती है। ये ट्रेडिशनल रग्बी का एक छोटा, तेज और बहुत ज्यादा एक्शन पैक्ड वर्जन है। कम खिलाड़ी, छोटे छोटे हाफ, मतलब फुल ऑन रोमांच। और इस साल एक और बड़ी खबर है, इस लीग का दूसरा एडिशन मुंबई से शिफ्ट होकर अब हैदराबाद में होगा। तो हमने देखा कि भारत में एक ही वक्त पर कितने अलग अलग मोर्चों पर चीजें बदल रही हैं। एक तरफ दुनिया हमसे चुनाव कराना सीख रही है, तो दूसरी तरफ हम अपने ही देश में सेवाओं को ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्यावरण से लेकर हेल्थ तक, किसानों से लेकर टेक तक, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। सवाल यही है कि इन सब डेवलपमेंट्स में से कौन सा आने वाले कल पर सबसे गहरा असर डालेगा। ये एक सोचने वाली बात है।